let's start. So hi, a very good morning to you all. So firstly, मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि सर व्हाट टू डू आफ्टर सीए फाउंडेशन। मे बी आपका रिज़ल्ट फॉर्चुनेट रहा हो या अनफॉर्चुनेट रहा हो। ये स्टूडेंट ये वीडियो आप हर वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा जो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। ये वीडियो उन सब के लिए डिवोटेड है जिन्होंने अभी रिसेंट सी ए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स दिया है अपना दिसंबर जनवरी में। ये वीडियो हेल्पफुल होगा अगर आप पूरा देखोगे एंड तक। इसमें मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस भी इन्वॉल्व हैं और सजेशंस दोनों के लिए इन्वॉल्व हैं, जो अनफॉर्चुनेटली फेल हुए हैं और जो फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो ये वीडियो दोनों को हेल्प करेगा, स्किप मत कीजिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो दोनों को हेल्प करेगा, आप चाहे पास हुए हों या फेल हुए हों। मेरे लिए दोनों स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप पास हुए या फेल हुए हो, मैं दोनों स्टूडेंट्स को हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो की शुरुआत करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पे फोकस कीजिएगा। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो ये होने वाला है सर कि व्हाट टू डू आफ्टर सीए फाउंडेशन। मैंने ये नहीं लिखा कि व्हाट टू डू आफ्टर क्लियरिंग सीए फाउंडेशन, मैंने लिखा है व्हाट टू डू आफ्टर सीए फाउंडेशन। देखिए, अब डिस्कस करते हैं दो पैरामीटर्स। सर क्या दो पैरामीटर्स हैं? देखिए, रिजल्ट आया होगा, आप या पास हुए होंगे या फेल हुए होंगे। ठीक है, तो मैं क्या क्या डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, पहले वो एक एजेंडा समझते हैं, उसके बाद फिर एक एक चीज़ को डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक जस्ट अ डिस्क्लेमर पार्ट कि इस वीडियो में ऐसा हो सकता है कि बीच में पीपीटी मेरी मिस हो जाए, तो अगर इनकेस आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लिखते जाइएगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है बीच बीच में कि पीपीटी पूरी इरेज हो जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लिख सकते हैं साइड बाय साइड। चलिए, कुछ अपडेशन का कुछ इशू है इसमें। चलिए, तो व्हाट इफ़ अगर आप पास हुए हो तो बहुत पहले तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी बच्चे पास हुए हैं। तो अगर जो बच्चे पास हुए हैं उनको दो तीन चीज़ें करनी है। सर क्या क्या करना है? पहला पॉइंट ये है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, पहला पॉइंट ये है, स्टार्ट योर प्लानिंग फॉर सीए इंटर। स्टार्ट योर प्लानिंग फॉर सीए इंटर। सेकेंडली, go through your result thoroughly। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जो बच्चा पास हुआ है, बहुत बच्चे क्या होता है ना, सिर्फ पास हो जाते हैं, देख लेते हैं मेरा पास आ गया तो चल भाई मैं पास हूँ, मेरे को अब बस आगे सी एंटर करना है। ठीक है, वो सोच एक अपनी जगह ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर मैं पास हुआ हूँ तो मुझे देखना क्या चाहिए? मुझे ये देखना चाहिए कि अगर मैं पास हुआ हूँ तो कितने नंबर से पास हुआ हूँ, किस में बहुत एज पे था, किस पे बहुत अच्छे नंबर पे था। तो जिस पे एच पे था उस पे मुझे आगे ऐसे रिलेटेड सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करना है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं लिख के इरेज कर दूंगा, इसका कुछ रेलेवेंस नहीं बनता है इस वीडियो में, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ इनकेस कोई अगर कनेक्ट ना कर पाए तो। फॉर एग्जांपल सुनिएगा, काइंडली सब लोग सुनिएगा। देखिए, और जस्ट अ रिमाइंडर पार्ट, अगर पीपीटी इरेज हो जाती है तो मैं फिर से लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए फोकस कीजिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि आपका सीए फाउंडेशन में, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका सीए फाउंडेशन में नंबर आया 210। ठीक है, दैट मीन्स यू आर पास, दैट मीन्स यू आर पास। ठीक है, कंसिडरिंग कि आपका सब सारे सब्जेक्ट्स में अबव 40 है। ठीक है, कंसिडरिंग आपका सारे सब्जेक्ट्स में अबव 40 है। अब इस 210 में आपका लॉ में 40.40 आया है। ठीक है, अब सुनिएगा,
अब जैसे मेरे जैसे बच्चे क्या करेंगे कि फाउंडेशन, ठीक है, रिजल्ट में पास लिख के आ रहा है, सब में मेरा 40 के अबव है, मतलब आई एम पास। बट मैं सिर्फ यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं देखूंगा कि मेरा सबसे कम मार्क्स किस में था, मैं किस में फेल हो सकता था। तो मैं देखूंगा भाई मेरा लॉ में 40 मार्क्स था। अब मुझे अलर्ट हो जाना है, अब मुझे अटेंटिव हो जाना है इन थियरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि लॉ से सिमिलर सब्जेक्ट्स आपके इंटरमीडिएट में हैं। जैसे लॉ है, ऑडिटिंग है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। चलिए ये तो हो गई कि सर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है। बात करते हैं किसी सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अकाउंट्स। सर बात करते हैं किसी में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए उसमें मार्क्स हैं आपके 75। इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट्स अच्छा है, आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज अच्छी है, आपके अकाउंटिंग के पूरे जो फंडाज हैं, जो पूरे एक बेसिक्स हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट में आपको फाउंडेशन इन द सेंस आपको उस बेसिक फंडामेंटल्स पे उतना फोकस नहीं करना पड़ेगा। बहुत बच्चे होते हैं ना, फाउंडेशन अकाउंट्स बस पास कर लेते हैं, फिर इंटरमीडिएट में उनको अकाउंट्स में दिक्कत होती है, क्योंकि अकाउंट्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, कंपैरेटिवली बढ़ जाता है अकाउंट्स का लेवल। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर बच्चा का अकाउंट्स में नंबर कम आया है तो उसको इंटरमीडिएट में पहले तो अकाउंट्स के फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। बट सिंस अगर आपका अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स हैं, 75, 80, 85, 90, 95 ऐसे मार्क्स हैं, तो फिर थोड़ा सा आपके लिए अच्छी बात है कि अब आपको ज़्यादा फंडामेंटल पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपका फंडामेंटल कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये बात थी, मैं इसको एरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये उतना रेलेवेंट नहीं है इस वीडियो के लिए। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या क्या बोला कि अगर कोई बच्चा पास हुआ है तो उसको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहली बात, सिर्फ रिजल्ट देख के आगे नहीं बढ़ना है, रिजल्ट को थॉरली गो थ्रू भी करना है। कि अगर किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे तो भाई ऐसे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ऐसे सब्जेक्ट्स में रिसोर्स एलोकेशन, टाइम एलोकेशन ज़्यादा करना है। किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस सब्जेक्ट में रिलैक्स हो जाना है। दैट मीन्स उस सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप अच्छी है, आपकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो आप फिर आगे मूव कर सकते हो इन अ मोर कॉन्फिडेंट वे। बस मेरा कहने का मतलब ये था। सर अब मुद्दे की बात करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बहुत क्वेरीज आ रही थी कॉन्टीन्यूसली कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा कि वाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो दैट ये वीडियो सबको एड्रेस करेगा, जो बच्चे पास भी हुए हैं, जो बच्चे फेल भी हुए हैं। ठीक है, अच्छा सर फेल हुए हैं तो ऑब्वियसली मैं तो आपको यही कहूँगा, अ, एक आपको फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। फ्रेश स्टार्ट मतलब फ्रेश माइंडसेट। ठीक है, और मैं आपको भी ये बोलूँगा कि आपको भी अपना रिज़ल्ट गो थ्रू करना है थॉरली। ठीक है, और एक पॉइंट मैं और ऐड करूँगा, देन प्लान अकॉर्डिंगली। देखिए दो तीन बातें हैं, सुनिएगा, फोकस कीजिएगा। देखिए, डियर ऑल सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, व्हाट इफ़ यू गॉट फेल्ड इन योर रिसेंट दिसंबर एग्जाम्स। कुछ नहीं है, आपको तीन स्टेप करने हैं, सिंपल स्टेप। पहला, फ्रेश स्टार्ट करना है, फ्रेश माइंडसेट के साथ, जो हुआ उसको भूलना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, एक नई स्पिरिट के साथ आपको अपने रिजल्ट को थॉरली गो थ्रू करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इनकेस आप फेल हुए हो तो आपको देखना आप क्यों फेल हुए हो, किस में आपके बहुत कम मार्क्स थे, किस एरियाज़ पे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लमेटिक एरिया था। कुछ कुछ बच्चे फेल होते हैं ना बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से उतना पढ़ाई नहीं किए होते हैं, ग्रेजुएशंस के भी अपने कमिटमेंट्स होते हैं। तो आपको वो एरियाज आइडेंटिफाई करने कि मैं क्यों फेल हुआ, और उस गलती को फिर से रिपीट नहीं करना है। और लास्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। अब वन बाय वन एक एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, अब सुनिएगा, वन बाय वन एक एक चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ।
पहले मैं रिवाइज़ कर दूं कि मैंने अभी तक आपसे क्या क्या बात की है। देखिए, इस वीडियो का सिर्फ मोटिव ये है कि सारे स्टूडेंट्स को, जो बच्चे पास हुए हैं या जो फेल हुए हैं, उनको एक डायरेक्शन मिल जाए, उनको एक गाइडेंस मिल जाए। सर, मैं पास हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? सर, मैं फेल हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप सीए फाउंडेशन में पास हुए हैं, आपको 2 सिंपल स्टेप करने हैं। पहला, सिर्फ पास देखकर आगे नहीं बढ़ जाना है, पास देखकर रुकना है और अपने रिजल्ट्स को थॉरली गो थ्रू करना है। पास हुए हैं तो किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे, किस सब्जेक्ट में आप एकदम एच पे थे, मतलब आप फेल भी हो सकते थे, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट में, आई रिपीट, ऐसे सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, या ऐसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया लॉ, लॉ में अगर आपके 40, 42, 43, 44 अराउंड मार्क्स हैं, सो दैट मीन्स आपको सीए इंटर में और ज़्यादा अलर्ट, और ज़्यादा अटेंटिव, और ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आना पड़ेगा, ऑब्वियसली वंस यू क्लियर योर सीए फाउंडेशन, क्योंकि आपका फिर थियरी का कंटेंट उतना बढ़ता चला जाएगा। सीए फाउंडेशन में तो सिर्फ लॉ था, इंटर में 3 थियरी सब्जेक्ट्स हैं, फाइनल में भी 3 से 4 थियरी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। सर, व्हाट इफ वी गॉट फेल्ड अनफॉर्चुनेटली इन आवर एग्जाम्स? तो उसमें 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले तो स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंडसेट। विद अ फ्रेश माइंडसेट मीन्स कि आपको सब कुछ भूल के आगे बढ़ना है। आई रिपीट, सब कुछ भूल के। क्लासेस आपने कैसे की है मुझे नहीं पता, आपने कितना टाइम दिया है मुझे नहीं पता, मैटर क्या करता है कि आप फेल हुए हैं। उसके लिए आपको फ्रेश माइंडसेट से शुरू करना है। अगर आपके दिमाग में रोज़ ये चलेगा मैं फेल हुआ हूँ, फेल का टैग लेके अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको फ्रेश माइंडसेट से शुरू करना पड़ेगा। सेकेंडली, कुछ कॉमन पॉइंट्स है कि आपको भी अपना रिजल्ट थॉरली गो थ्रू करना पड़ेगा कि यार अगर मैं फेल हुआ हूँ तो क्यों फेल हुआ हूँ, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से फेल हुआ हूँ। बहुत बच्चे होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से फेल हुए हैं, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट में ज़्यादा रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ेगा। थर्ड, फिर आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। सो अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछा जा रहा है। मैं ये स्लाइड पर्टिकुलरली फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, ठीक है? तो सुनिएगा। सर, व्हाट टू डू इफ़ वी गॉट फेल्ड? तो मेरे पास कॉन्टिन्यूसली 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? सबसे पहला, वेदर आई शुड skip it for some time or quit it. पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, सर वेदर आई शुड स्किप और क्विट सीए, जो बच्चों के एंड से आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है, वेदर टू गो फॉर कोचिंग और नॉट। सर फेल हो गए हैं, क्या दोबारा कोचिंग करें कि ना करें? एक ये भी क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन अभी मैं नहीं लूँगा, न तो अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार इन्हीं दोनों पे मैं स्टिक टू रहता हूँ, ठीक है? आप सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। पहले डिस्कस करता हूँ कि जो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर मुझे क्या स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, या सी इज़ नॉट लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। फाउंडेशन के अटेम्प्ट या सी इंटर के अटेम्प्ट, फाइनल के अटेम्प्ट हर साल 2 बार होते हैं, और 2 बार होने का भी लॉजिक ये है कि आपको एक मौका, 2 मौका सबको दिया जाता है लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका क्लियर नहीं हो पाया है, कोई भी रीज़न हो सकता है। देखिए, सबके सबके पास कुछ ना कुछ रीजंस होंगे भाई। किसी का फैमिली प्रॉब्लम होगा, किसी के घर के कुछ कमिटमेंट्स होंगे, शादी ब्याह, और किसी का कॉलेज को लेकर इशू होगा, किसी को टाइम नहीं मिला, किसी को कुछ था, तो ठीक है, अपने अपने सबके इश्यूज हैं।
लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा यार, सीए इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप फेल भी हुए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं फेलियर फेस करते ही करते हैं। अरे यार आप चलो सीए बन भी जाओगे तो क्या तुरंत आपको सक्सेस मिल जाएगी क्या? तुरंत सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर भी आपको बहुत बार फेल होना पड़ेगा। सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत बार फेल होना पड़ता है। मैं खुद क्वालिफाइड सीए हूँ, मैंने अपने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं। ठीक है, मैंने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, लेकिन क्या सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के बाद क्या मैंने फेलियर्स नहीं देखे? मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं। तो हर इंसान को फेलियर का सामना करना पड़ता है, ये बात आप ठान लीजिए। बिना फेलियर को फेस किए आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते हो। आप एग्जाम्पल लीजिए एम एस धोनी का। वो बंदा, उसकी शुरुआत ही फेलियर से हुई है। कितनी बार फेल हुआ वो, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन आई था, उसका कमिटमेंट आई था। तो जो आप सबका क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, वेदर आई शुड स्किप सीए और क्विट सीए परमानेंटली, तो मेरा आंसर है नो, यू शुड नॉट। क्यों सर? इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंड सेट, स्टार्ट विद अ न्यू स्पिरिट, विद अ फ्रेश स्पिरिट। लिटरली आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा रिजल्ट। सेकंड क्वेश्चन जो आता है मेरे पास कि सर वेदर आई शुड गो फॉर अ कोचिंग और नॉट। तो देखिए मैं इसमें क्या कहूँ, इसमें देखिए इसमें भी मैं कहूँगा दो बातें हैं। आपको कोचिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कोचिंग के लिए जाना चाहिए मतलब यस, नहीं जाना चाहिए मतलब नो। तो सर इसके भी क्या क्या पैरामीटर्स हैं? ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे कोई चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखें मैं प्रमोट कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे सर जाना चाहिए, तो मेरा ऑनेस्ट आंसर होगा नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी ठीक है। तो आपको जाना कब चाहिए और सर कब नहीं जाना चाहिए? तो पहला इसका आंसर ये है, आपको कब जाना चाहिए। यू नीड यू नीड यू नीड एन एनवायरनमेंट, यू नीड दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। सबके घर में, या बहुत लोग अगर बाहर भी रहते हैं पीजी हॉस्टल में, तो सबके पास या सबको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो अगर आप कोचिंग आते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स से मिलते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, ऑब्वियसली मैं उसको कॉम्पिटिटर ही बोलूँगा, अगर बुरा मत लगाइएगा उसको, वो आपके कॉम्पिटिटर्स ही हैं अल्टीमेटली। तो अपने कॉम्पिटिटर से मिलते हो तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन फील होता है। आप आते हो, बैठते हो, बात करते हो, टेस्ट देते हो, रोज की क्लासेस अटेंड करते हो ऑब्वियसली। तो अगर आपको, एक होता है ना, बहुत बच्चों को घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वैसा परमिट नहीं करता है, या वैसा इन्वायरमेंट, सबको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए कि नहीं मुझे जब दो चार लोग होते तभी पढ़ाई हो पाती है। तो अगर यू नीड दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, तो फिर यस आपको फिर कोचिंग के लिए जाना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे मैंने आपको बोला अभी प्रीवियस स्टेज में, मैंने आपको बोला था कि आपको इवेलुएट करना अपना रिजल्ट थॉरली, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, फिर आप उस सब्जेक्ट की क्लासेस दोबारा कर सकते हो, अगर इफ़ यू नीड दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, इफ़ यू आर ओके। ठीक है, अगर आप घर के इन्वायरमेंट से ओके हो तब यू शुड नॉट। सेकेंड पॉइंट आता है, यू नीड अ मेंटोर, अ गुड मेंटोर। आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप चाहते हो कि आपको एक डेली मेंटोरशिप मिले, आपको डेली गाइडेंस मिले, तो फिर आपको लिटरली कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं मेरे प्रीवियस 6 मंथ में मुझे गाइडेंस मिल चुकी है, बस मुझे पढ़ना है, टाइम एलोकेशन करना है, तो फिर आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, पहला पॉइंट ये है, अगर आपको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए कि नहीं मेरे को क्लास वाला इन्वायरमेंट चाहिए, अदरवाइज मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, यू नीड अ मेंटोर, जो आपको मेंटोरशिप दे सके, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके, तो फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए।
सर कोचिंग कब ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखना चाहूँगा। प्लीज़ मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा जो फाइनेंशियली उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, वो प्लीज़ दोबारा कोचिंग ज्वाइन ना करें। ठीक है, इसमें मेरा कोई मैं कहूँगा बायसनेस नहीं है, बट जनरली मैं बोलूँगा अगर लिटरली आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं तो लिटरली आपको फिर दोबारा, अगर आपने कर लिए तो दोबारा ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। सेकेंडली, यू नीड जस्ट रिवीजन। उसके लिए भी आपको पूरा कोचिंग नहीं करना चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिएगा। कोई बच्चा फेल हुआ, क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसको पता था या उसको पता चल गया कि उसने प्रॉपर टाइम एलोकेशन नहीं किया है। तो भाई आने वाले 3-4 महीने हैं आपके पास, ढंग से टाइम एलोकेशन कर लो, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ढंग से पढ़ लो, पास हो जाओगे आप। उसके लिए दोबारा कोचिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इफ़ यू जस्ट नीड अ रिवीजन, यू जस्ट नीड टू ब्रश अप थिंग्स, तो फिर आपको कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए। आपको पता है कि आप क्यों फेल हुए, क्योंकि आपने वो टाइम, वो रिवीजन का टाइम उस सब्जेक्ट में डिवोट नहीं किया। मे भी बहुत रीजंस हो सकते हैं, क्लासेस टाइम पे नहीं हुई है, ठीक है, या फिर आपने उतना टाइम नहीं दिया था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर आपको क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। तो इसका अगर ओवरव्यू करूँ तो व्हाट टू डू इफ़ यू गॉट फेल्ड, तो इसके 2 पॉइंट हैं, या इसमें क्या क्या क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो वेदर आई शुड स्किप और क्विट सीए, मैं कहूँगा नहीं, बिकॉज इट जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। सबको कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करना पड़ता है। क्या सर आपने भी फेलियर का सामना किया? मैंने बहुत किया है। वेदर टू गो फॉर कोचिंग और नॉट, इसके भी 2 पॉइंट्स हैं, हाँ या ना। हाँ कब कब जाना चाहिए? इफ़ यू नीड दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जाइए, पूरे चारों सब्जेक्ट के लिए मत जाइए। और दूसरा, यू नीड अ मेंटोर। नहीं, ऑब्वियसली इन दोनों का उल्टा तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ 2 पॉइंट एडिशनल है। आप उतने फाइनेंशियल कॉम्पिटेंट नहीं हो तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपने पहले कोचिंग की हुई है, फिर आप रिवाइज कीजिए, पुराने क्वेश्चंस कीजिए, PYQs, MTP, RTP सब सॉल्व कीजिए, आपका काम हो जाएगा। एंड इफ़ यू नीड जस्ट अ रिवीजन, देन आपको कोचिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। चलिए, अब अपने वीडियो के लास्ट में आते हैं और डिस्कस करते हैं कि सर अगर बच्चा पास हो गया है तो अब उसको कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, ग्रुप 1 करना चाहिए, ग्रुप 2 करना चाहिए। थोड़ा सा मैं इस पर आपको गाइड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड। या ओके, फाइन। सो अब एक डिस्कशन लास्ट लेते हैं। मैं वीडियो को बहुत एक्सटेंड नहीं करूँगा, अदरवाइज़ बोरिंग हो जाता है फिर। चलिए, तो एक लास्ट डिस्कशन लेने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। आपको अगर लगता है कि ये सेशन अच्छा जा रहा है तो आप जस्ट अ सेकेंड, आपको अगर लग रहा है कि मेरे सेशन से आपको हेल्प हो रही है, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से समझ पा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर आप इस स्पेसिफिक टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए। जैसे बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, या हाउ टू हैंडल ग्रेजुएशन स्टडीज़ विद CA स्टडीज़। तो हर टॉपिक पे इंडिविजुअली वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर अच्छा समझा रहे हैं, सर रिलेट कर पा रहे हैं, सर बहुत डीप डाइव कर पा रहे हैं, सर बहुत रिलेटेबल है, तो ऐसे केसेस में आप वीडियो के नीचे जो स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट डिस्कशन करते हैं, हाउ टू स्टार्ट योर
सीए इंटरमीडिएट। तो अब डिस्कशन ये करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर सीए इंटरमीडिएट। देखिए, पहले सीए इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर समझिए। तो सीए इंटरमीडिएट में आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट्स हैं। नाम बता रहा हूँ। पहला है एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा आता है आपके पास लॉ, तीसरा आता है आपके पास टैक्सेशन, फोर्थ वन इज कॉस्टिंग, फिफ्थ वन इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, और लास्ट में फिर आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर कौन सा थियरी है, कौन सा प्रैक्टिकल है? तो ये अंडरस्टूड है। ये आपका so by name itself advanced account is purely practical, law is purely theoretical, टैक्सेशन मैं कहूँगा मिक्स है। क्यों? टैक्सेशन में जीएसटी भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है, ठीक है। कॉस्टिंग इज प्रैक्टिकल, ऑडिटिंग इज प्योरली थियोरेटिकल, एफएम एंड एसएम इज मिक्स। क्यों मिक्स? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थियरी है। अच्छा, ये तो बात हो गई। चलिए सर, ये तो आपने समझा दिया। सर मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स का आता है। तो 100 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू मिलेगा और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिलेगा। ऑब्वियसली ये भी 100 मार्क्स का ही है, इसमें भी आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू और 70 मार्क्स की थ्योरी मिलेगी। सेम इसी लॉजिक से आपको इन दोनों पेपर पे भी जाना है। ऑडिट में आए तो ऑडिट 100 मार्क्स का है, बट इसमें कुछ अलग बातें हैं। इसमें 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट रहेगा, लेकिन टिपिकल आता है, बच्चों वाला नहीं आता है। और फिर रिमेनिंग 56 मार्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 56, हाँ 56 मार्क्स का फिर आपका थियरी रहेगा। बाकी एसएम में भी वही लॉजिक बैठता है, सेम लॉजिक बैठता है। तो पहले तो स्ट्रक्चर समझते हैं पूरे सी इंटरमीडिएट का। तो सी इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट हैं। पहले 8 सब्जेक्ट होते थे, अब 6 सब्जेक्ट ही रह गए हैं। तो कंपैरेटिवली आपका काम आसान हो गया है। अच्छा, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? तो एडवांस अकाउंटिंग है, लॉ है, टैक्सेशन है, कॉस्टिंग है, ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। एडवांस अकाउंटिंग प्योरली प्रैक्टिकल है, लॉ प्योरली थियोरेटिकल है, टैक्सेशन मिक्स है। टैक्सेशन मिक्स क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स भी आता है, जीएसटी भी आता है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन मैं कहूँगा मोटा मोटी प्रैक्टिकल है, जीएसटी मोटा मोटी थियोरेटिकल है। कॉस्टिंग प्योरली प्रैक्टिकल है, ऑडिटिंग प्योरली थियोरेटिकल है, और एफएम एंड एसएम मिक्स है। मिक्स क्यों है? क्योंकि वही सेम लॉजिक, एफएम प्रैक्टिकल है, एसएम थियोरेटिकल है। सबके मार्क्स 100 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऑब्वियसली 600 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा आपका, और 30-70 सारे पेपर्स में 30-70 एक्सेप्ट ऑडिटिंग का। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट आएगा, रिमेनिंग 56 मार्क्स की थ्योरी आएगी। चलिए, आई होप आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया होगा, और अब कुछ आगे की बातें करते हैं कि सिंगल ग्रुप ले जाना चाहिए, बोथ ग्रुप ले जाना चाहिए। ठीक है, देखो, व्हाट इफ अगर आप सिंगल ग्रुप ले जाते हो, अगर आप सिंगल ग्रुप ले जाते हो तो आपका ग्रुप 1 का पेपर पड़ेगा कमिंग नवंबर 2024। ठीक है, सही है। फिर आप नेक्स्ट ग्रुप अटेम्प्ट करोगे अपना मई 2025। मतलब आपको पूरे के पूरे कितने टाइम लग जाएगा? आपको 15 मंथ्स अराउंड आपको लग जाएगा टू क्लियर योर सीए इंटर। वहीं आप बोथ ग्रुप ले जाते हो
तो आपका सिंगली अटेम्प्ट पड़ेगा नवंबर 2024, मतलब आपका 8 to 9 मंथ्स में आपका CA इंटर क्लियर हो जाएगा। अब कंसिडरिंग क्लियर कैसे होगा वो बात की बात है, लेकिन ये डिफरेंस आएगा। अगर आप सिंगल ग्रुप ले जाते हो तो आपको 15 मंथ्स डिवोट करना पड़ेगा, बोथ ग्रुप ले जाते हो तो 8 से 9 महीना जम के आप पढ़ाई करो और आपका बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, वो सब इस वीडियो में तो नहीं डिस्कस हो पाएगा, लेकिन ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने समझा दिया कि अगर सर सिंगल ग्रुप ले जाएंगे तो 15 मंथ्स देना पड़ेगा, बोथ ग्रुप ले जाएंगे तो 9 मंथ्स देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट डिस्कशन और करता हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करता हूँ। क्या लास्ट डिस्कशन सर करेंगे, फोकस कीजिएगा। तो लास्ट डिस्कशन ये है कि सर सिंगल ग्रुप ले जाए कि बोथ ग्रुप ले जाए। तो सुनिएगा, देखिए एज सच इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। अगर आपके पास कुछ एक्सटर्नल कमिटमेंट्स है, आई रिपीट, अगर आपके पास एक्सटर्नल कमिटमेंट्स है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि जैसे फैमिली प्रेशर भी है, जैसे शॉप्स भी देखनी है, ठीक है, आप कुछ और बिजनेस करते हो, कुछ और प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशंस का प्रेशर है, तो फिर ऐसे केस में फिर आपको सिंगल ग्रुप में ही जाना चाहिए। बट आप सफिशेंट टाइम डिवोट कर सकते हो, आप पढ़ना चाहते हो, आपको पढ़ना पसंद है और आपको लगता है कि नहीं 15 मंथ्स 16 मंथ्स देना इस वेस्ट ऑफ टाइम, अगर आपको लगता है तो फिर आपको बोथ ग्रुप ले जाना चाहिए। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस यही है, बोथ ग्रुप में कहीं ना कहीं आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा इन द सेंस आपको टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा, और सेकेंडली आपका डिवोशन और कमिटमेंट भी ज़्यादा होना पड़ेगा। वही सिंगल ग्रुप में थोड़ा सा आप कंपैरेटिवली कम भी टाइम दोगे तो हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइम नहीं देंगे, टाइम देना पड़ेगा सिंगल ग्रुप में भी, लेकिन कंपैरेटिवली कम भी टाइम दोगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, देखिए अब मैं कुछ एनालिसिस डिस्कस कर रहा हूँ, वो सुनिएगा। सर व्हाट इफ हम सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड आई गॉट फेल्ड। सर व्हाट इफ अगर हम सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड व्हाट इफ आई गॉट फेल्ड। तो ऐसा मानते हैं कि आपने नवंबर 24 पहला अटेम्प्ट आपने दिया था और रिजल्ट आजकल तो आ जाता है जनवरी में, तो जनवरी 25 तक आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए। तो सोचिए क्या होगा फिर आपके पास फिर मोटा मोटी बचेंगे 4 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब उस 4 मंथ्स में आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या क्या दो चीज़ें? पहले तो आप ग्रुप 2 की क्लासेस कर रहे होंगे तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और ग्रुप 1 सिंस आप फेल हो गए हो तो उसको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सारे अमेंडमेंट्स के साथ। तो मैंने क्या बोला, फोकस कीजिएगा। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो और अगर आप फेल हो जाते हो, ठीक है, आपने नवंबर 24 अटेम्प्ट दिया, ठीक है, उसका रिजल्ट आया जनवरी 25 तक, ठीक है, आपके पास सिर्फ 4 मंथ्स रहेंगे वापस से, तो ऑब्वियसली आप ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू ही कर दिए होंगे, कंसिडरिंग आप नवंबर में क्लासेस शुरू कर दिए होंगे, तो क्लासेस भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ग्रुप 2 की मैंने गलत लिख दिया क्या, हाँ ग्रुप 1 लिखा है, तो ग्रुप 1 को आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा 4 मंथ्स के अंदर अंदर। अच्छा, वहीं अगर मैं बोथ ग्रुप वालों के लिए बात करूं, तो अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप देता है तो सर वो भी फेल हो सकता है ऑब्वियसली। व्हाट इफ आई गॉट फेल्ड? वही सेम लॉजिक, नवंबर 24 देगा, नवंबर 24 अटेम्प्ट करेगा, जनवरी 25 तक रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके पास भी ऑब्वियसली 4 मंथ्स ही रहेंगे। लेकिन इतना तो आपको लॉजिकली पता ही है कि उसको सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, उसको ना कोई क्लासेस करनी है ना कुछ करना है। तो कंपैरेटिवली आप देखो तो रिस्क कहीं ना कहीं बोथ ग्रुप में कम है, रिस्क कहीं ना कहीं बोथ ग्रुप में कम है। तो किस सेंस में? अगर बच्चा सिंगल ग्रुप देता है और अगर उसमें भी फेल हो जाता है, देखिए अगर आप पास हो जाते हो तो कोई इशू नहीं है, तब तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पास की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं पास की बात करके आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकल बातें से ही बात बनती है। तो अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो और अगर आप फेल हो जाते हो, देखिए सिंगल ग्रुप आप तभी दीजिएगा जब आपके अंदर
वो डेडिकेशन रहे, वो कमिटमेंट रहे पास करने का। लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप देख के भी फेल हो गए, तब तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, रिस्क शुरू हो जाएगा। क्योंकि फिर आपके पास 3 से 4 महीने ही रहेंगे, 3 से 4 महीने में आपको पूरी क्लासेस करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, दूसरे ग्रुप की, और अपना जो ग्रुप 1 है उसको रिवाइज करना पड़ेगा उसी 3 4 महीने के अंदर। बहुत ग्रुप वालों के साथ क्या होगा, चलो वो फेल भी हो जाते हैं तो उनको कुछ भी क्लासेस दोबारा नहीं करनी, सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, तो कंपैरेटिवली बहुत ग्रुप वाले कम रिस्कियर सिचुएशन में रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट एनालिसिस, ऐसा मैंने देखा है पिछले 3 4 सालों में कि बोथ ग्रुप वाला बच्चा कंपैरेटिवली ज़्यादा सीरियस रहता है और सिंगल ग्रुप वाला बच्चा कंपैरेटिवली लेस सीरियस रहता है। डेडिकेशन कमिटमेंट की बात करें तो बोथ ग्रुप में ज़्यादा डेडिकेशन कमिटमेंट चाहिए, कंपैरेटिवली सिंगल ग्रुप में कम चाहिए। सर क्या करना चाहिए, मैं तो सजेस्ट यही करूँगा बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ICAI का स्ट्रक्चर ही वैसे बना हुआ है कि बोथ ग्रुप के लिए ही जाना चाहिए। और वैसे भी अब तो बोथ ग्रुप के लिए जाना ईजी है, क्योंकि पहले हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स होते थे, अब हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो हमारा काम आसान हो गया है। ज़रूरत क्या है, सही डायरेक्शन की, सही मेंटोरशिप की। इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। अगर आपको और एनालिसिस चाहिए कि सर सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप में वगैरह वगैरह और एनालिसिस चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो अपना, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे रेस्ट्रिक्ट रख रहा हूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपके जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग कि सर मैं फ़ेल हो गई या फेल हो गया तो क्या करना चाहिए, सर मैं पास हो गया तो सी इंटर कैसे शुरू करूं। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, जो भी बच्चे पास हो गए ना उनके पास टाइम बहुत कम है, तो उनको तुरंत अपनी क्लासेस या पढ़ाइयाँ शुरू करनी पड़ेंगी। जो बच्चे पास होकर भी प्लान कर रहे हैं ना सिर्फ कि अरे सर अभी तो प्लान कर रहे हैं, अभी तो कर लेंगे क्लासेस, तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आपको तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी जो बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है। और जो बच्चे फेल हो गए हैं, पहले तो थोड़ा सा 4 5 दिन अपने आप को शांत कीजिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए, प्लानिंग कीजिए अच्छे से, कहाँ गलती हुई है, कहाँ इम्प्रोवाइज़ करना है, कौन से एरियाज़ को कम फोकस करना है, कौन से एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करना है। मैं तो थोड़ा सा 2 4 दिन रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बाकी जो बच्चे पास हो गए हैं, पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सेकेंडली उनको तुरंत अपनी प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी और क्लासेस शुरू करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर टाइम कम बचेगा आपके पास। चलिए, सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।